अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे थे। स्टार्ट से कुछ आर्टिकल्स को हमने स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे उनके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, मास एंड वेट है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन was the first to formulate the laws of motion known as the Newton laws of motion। न्यूटन एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लॉज ऑफ मोशंस को फार्मूलेट किया था, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ऐसी बॉडीज़ के साथ डील करता है जो बॉडीज़ या तो रेस्ट पे हों या एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें। This part of law is true as we observe that the object do not move by themselves unless someone moves them। तो ये जो पार्ट है लॉ का ये ट्रू है क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई एक बुक है, बुक अगर हमने टेबल के ऊपर रखी हुई है तो वो रेस्ट के ऊपर है। जब तक हम बुक को खुद हाथ से उठाएंगे नहीं, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बुक अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। For example, a book lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it। यही जो मैंने बुक की आपको एग्जांपल दी है। Similarly, a moving object does not stop moving by itself। Similarly, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो हम वो खुद ब खुद स्टॉप नहीं होगा जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। A ball rolled on a rough ground stops earlier than the that rolled on a smooth ground। एक बॉल है जो कि एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। एक सरफेस हमारे पास बिल्कुल सीधा है और एक सरफेस हमारे पास इस तरह का सरफेस है। एक बॉल हमारे पास इसके ऊपर मूव कर रही है और एक बॉल हमारे पास इसके ऊपर मूव कर रही है। तो कौन सी बॉल पहले रुक जाएगी? ऑफ कोर्स ये वाली बॉल पहले रुक जाएगी क्योंकि इसके ऊपर जो सरफेस है वो सही नहीं है। यहाँ पे आके बॉल फंस जाएगी या यहाँ पे आके फंस जाएगी, लेकिन यहाँ पे बॉल एक सरफेस सीधी है तो सीधी मूव करती रहेगी। इसका मतलब है कि इसके रास्ते में एक रुकावट आ रही है, तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, if there would not be, it is because rough surface offer greater friction। क्यों बॉल जल्दी रुकेगी? क्योंकि हमारे पास ये जो रफ सरफेस है इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। दस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डिफाइन क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूड इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन के अंदर, चाहे वो रेस्ट के अंदर है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जब तक हम उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट ना कर दें। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर है, वो रेस्ट के अंदर रहेगी, मोशन मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना कर दें। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ है वो कह रहा है कि हम इसके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। वो कह रहा है एक हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी, ये हमारे पास क्या एक बॉडी है, वो कह रहा है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी और बॉडी मूव करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मास। वो कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के ऊपर। जितनी ज़्यादा हम फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये जो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सेलरेशन, ये आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो मैस और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/m है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हमारे पास मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मैस कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन होगा, या जितना ही ज़्यादा हमारे पास मैस है उतना हमारे पास कम एक्सेलरेशन होगा। ये आपस में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और मैस और एक्सेलरेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। इन दो इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू f/m आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने f को एक साइड पे करेंगे, m को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, f इज इक्वल टू ma। अब जब हम ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट पुट करेंगे तो हमारे पास k आएगा। k हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 0। अगर हम SI यूनिट देखें तो k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो k खत्म हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ma। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। न्यूटन की डेफिनेशन ये है कि एक हमारे पास मैस है, एक बॉडी है जिसका मैस 1 किलोग्राम हो, और जब हम उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मैस है, और 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Mass and weight. Generally, mass and weight are considered similar quantities, but it is not correct. जनरली हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि मैस और वेट जो है दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैस और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैस ऑफ दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। मैस, किसी भी बॉडी का जो मैस है वो उसकी मैटर की क्वांटिटी है जो कि पोजेस करती है बॉडी की वजह से। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक मैटर की ऐसी क्वांटिटी है जो कि पोजेस होती है बाय द बॉडी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। मैस हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो उसकी अगर जगह चेंज करें तो उसका मैस चेंज नहीं होगा। इट इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस। ये हम जो है एक स्टैंडर्ड मैसेज का जो बीम बैलेंस होता है उसके कंपैरिजन से हम मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स। लेकिन वेट हमारे पास एक और चीज़ है। किसी भी बॉडी का वेट एक वो फोर्स होती है जो कि फोर्स इक्वल टू विद विच अट्रैक्ट अर्थ अट्रैक्ट, उस फोर्स की इक्वल है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। ये वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वेट व अ बॉडी ऑफ मैस m इज़ रिलेटेड विद द इक्वेशन। जो वेट है, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो इस इक्वेशन से रिलेट करता है, w इज इक्वल टू mg। m मैस है और g हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज़ अ फोर्स एंड दस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक फोर्स है और इसकी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है। मैस हमारे पास क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन। वेट का SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। द सेम एज अ फोर्स, जैसा कि फोर्स का यूनिट होता है। वेट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो एक्शन और रिएक्शन के ऊपर जो है वो रिलेट करता है। मतलब कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई एक्शन करेंगे, तो वो बॉडी हमें कोई ना कोई उसका रिएक्शन देगा। लेट अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी पी। एग्जाम्पल कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसने एक बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है। द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी बी। बॉडी ए थी, ए बॉडी ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाई, बी ने उस फोर्स का रिएक्ट किया और ए के ऊपर एक और फोर्स लगा दी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए एंड बी इज द एक्शन फोर्सेज, where the force exerted by the body B on A is called the reaction forces. जो फोर्स बॉडी ए ने बी के ऊपर लगाई थी उस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन फोर्स,
और जो फोर्स बॉडी बी ने ए के ऊपर लगाई है उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इसकी डिफाइन हम किस तरह करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कोई भी हमारे पास एक्शन होता है उसका हमेशा इक्वल उसका रिएक्शन भी होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। मतलब कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो बॉडी हम पे दोबारा फोर्स लगाएगी जो कि इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो किसी हर रिएक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्शन इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट। दो फोर्सेज हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। नोट दैट द एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं। हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक बुक है जो कि एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो इस बुक का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। दिस इज अ एक्शन, इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक्शन फोर्स है, जो कि फोर्स जो कि बुक ने टेबल के ऊपर लगाई हुई है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इज अपवर्ड डायरेक्शन। और जो बुक टेबल का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। कंसीडर अनदर एग्जांपल, टेक एन एयर फील्ड बिलो। आपने एक गुब्बारा लिया, आप उसने उसको हवा के साथ फुल भर लिया। व्हेन द बलून इज सेट फ्री, जब आप बलून को खाली छोड़ देंगे, द एयर इनसाइड इट रशेज आउट एंड बलून मूव्स अप फॉरवर्ड। जब आप उस गुब्बारे को छोड़ते हैं तो उसके अंदर हवा जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और गुब्बारा आगे की तरफ मूव करने लग जाता है। इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज बाय बलून दैट पुशेज द एयर आउट ऑफ इट। द रिएक्शन ऑफ द एयर, द रिएक्शन एयर का जो रिएक्शन है जो इसने स्केप किया है आउट फ्रॉम द बलून एक्ट्स ऑन द बलून, जो कि गुब्बारे के ऊपर जो फोर्स लगी है वो रिएक्शन फोर्स है। इट इज़ ड्यू टू दिस रिएक्शन ऑफ द स्केपिंग एयर दैट मूव्स बैलून फॉरवर्ड। जिस वजह से गुब्बारे ने आगे मूव किया वो हवा थी, जो हवा जिसने में से उस गुब्बारे में से निकल रही थी, तो वो एक क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। जैसा कि एक रॉकेट है, रॉकेट अपवर्ड किस तरह मूव करता है, मूव ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट्स फ्यूल बर्न। जब उसका फ्यूल बर्न होता है, हॉट गैसेज क्या होती हैं, स्कैप होती है आउट फ्रॉम इट, उसके अंदर से यहाँ से हॉट गैसेज निकलती हैं। हॉट गैसेज जब ये गैसेज है जिसके ऊपर रिएक्शन कर रही हैं, द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज ऑन द रॉकेट कॉज इट टू मूव अपोजिट। तो जो इसकी इन गैसेज का जो रिएक्शन होता है वो इस रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अपोजिट टू द गैसेज रशिंग आउट ऑफ द टेल, उसकी टेल से जो गैसेज निकल रही होती हैं उस वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, उसकी रिएक्शन की मदद की, रिएक्शन फोर्स की वजह से। ये एक कोई क्विज़ है, आई होप आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।